Hello everyone, how are you? I hope all of you well, fit and fine. In yesterday lecture, we have discussed on the topic of the company law meaning and their characteristics. कल के लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कंपनी का आशय और कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताओं में जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया। द फर्स्ट कैरेक्टर, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसके बाद हम लोगों ने एक टर्म और भी पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एग्जिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कल के लेक्चर में जहाँ हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, आज हम लोग शुरू करेंगे एकदम डिफरेंट टॉपिक से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको जनरली जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कंटेंट का, इस टॉपिक का जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ कंपनी लॉ में समामेलन आवरण पर्दे को उठाना या लिफ्टिंग और पायरेसिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Here I have written a line, separate legal entity, पृथक वैधानिक अस्तित्व। यदि हम लोग इसकी बात करते हैं, इस खाली पर्टिकुलर टर्म को हम लोग लेकर चलते हैं, तो बस ये जो लिफ्टिंग और पायरेसिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, समामेलन आवरण पर्दे को उठाना, इट इज़ टोटली कनेक्टेड टू द दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो संबंध है वो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से है। जैसा कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, विशेषताओं में पढ़ा था कि कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका सीधा सा मतलब हम लोगों ने समझा था कि कंपनी की जो लीगल एंटिटी होती है वो अलग होती है और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एंटिटी होती है वो अलग होती है। दोनों को हम एक साथ मिलाकर एक साथ नहीं मिला सकते हैं। कंपनी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद कंपनी की जो एंटिटी होगी, उसका जो अस्तित्व होगा वो उसके सदस्यों से अलग हो जाता है। कंपनी और इसके जो सदस्य होंगे वो दोनों के अस्तित्व, दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। भले ही कंपनी के एक मेंबर के पास कंपनी के सारे जो शेयर्स क्यों ना हो, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या इसको कहा जाए कानून की दृष्टि से, कंपनी अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे यहाँ है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन फेमस केस ऑफ सोलोमैन वर्सेस सोलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो लिफ्टिंग और द पायरेसिंग द वेल इनकॉर्पोरेशन जब आया, तो इसका जो कनेक्शन था वो, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी से था। और ये जो केस था सोलोमैन वर्सेस सोलोमैन, इसके कारण ही ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कैरेक्टर आया वो सामने आया। जब एक कंपनी, जैसा मैंने कहा कि जब एक कंपनी, व्हेन अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट का मतलब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हो जाता है, तो ऑल डीलिंग्स विथ कंपनी विल बी इन द सेम ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन बिहाइंड द कंपनी विल बी डिसरिगार्डेड। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितनी भी कंपनी की डीलिंग्स होती हैं उसके लिए कंपनी के नाम का इस्तेमाल होता है और इस कंपनी के पीछे काम करने वालों का इस डीलिंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, या वो कंपनी की इस डीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं।
This famous on the one hand that the company is registered under the act, and on the other that the veil is drawn between the company and its member. Here the considerable line is that कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो कंपनी की लीगल एंटिटी अलग हो गई और इसके मेंबर्स की लीगल एंटिटी अलग हो गई। मतलब बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि दोनों का जो अस्तित्व होता है वो वैधानिक तौर पे लीगली दोनों अलग अलग रहते हैं। दोनों कंपनी के किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसके कर्मचारियों को, उसके मेंबर्स को हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी और इनके मेंबर्स के बीच में एक आवरण आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वेल। वेल मीन्स पर्दा आ जाता है, आवरण आ जाता है। और इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है तो जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल इज मोस्ट केसेस द कोर्ट हैव रिफ्यूज्ड टू गो बिहाइंड द कर्टेन एंड सी हु आर द रियल पर्सन कंपोजिंग द कंपनी। इसका मतलब हुआ कि यदि कुछ केसेस में कंपनी के कुछ केसेस में यदि कोर्ट एक्शन लेती है तो जनरली कंपनी या जो भी कंपनी का ट्रिब्यूनल होगा वो इस वेल के पीछे, इस पर्दे के पीछे नहीं देखता है या जांच नहीं करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है कि कंपनी का जो नियंत्रण है वो किन व्यक्तियों के पास है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो भी मुकदमा होगा या जो भी जांच होगी वो कंपनी पे होती है, ना कि इसके मेंबर्स के ऊपर। ये इस सेपरेट लीगल एंटिटी के का जो कैरेक्टर है या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कारण ये चीज़ सामने आती है कि कोर्ट ये चीज़ नहीं देखता है कि कंपनी में काम करने वाले कौन हैं या कंपनी का जो नियंत्रण है, कंपनी का जो कंट्रोल है वो किन व्यक्तियों के पास है, कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कंपनी का संचालन कौन व्यक्ति कर रहे हैं, कौन इसका नियंत्रण कर रहा है, ये न्यायालय नहीं देखती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये सोचा जाए कि कंपनी में इस कंसेप्ट के ग्राउंड पे किसी भी तरह की जांच व्यक्तियों की नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को का फ़ायदा उठाते हुए, इसका बेनिफिट लेते हुए इसके मेंबर्स कई तरह के फ्रॉड भी करने लगते हैं। या इसको कहा जाए कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट से कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स को टैक्स इवेशन के लिए या कर की चोरी के लिए या फ्रॉड के लिए या कोई भी इनलीगल फंक्शन को करने के लिए परमिट नहीं किया जा सकता है। या कर रहे थे उसमें मैंने कहा कि सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को यदि वहाँ उसके मेंबर्स किसी कंपनी के उसका बेनिफिट लेते हुए, उसका मिसयूज़ करते हुए यदि टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं, टैक्सेस को अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स इवेशन कर रहे हैं या अदर पार्टीज़ को, एक्सटर्नल्स को, बाहरी लोगों को के साथ में चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं या किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग इंक्लूड हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो वेल बीच में है या जो पर्दा या जो कर्टेन बीच में होता है कंपनी के और उसके मेंबर्स के, इसको हटाती है और फिर वो जांच कर सकती है इसके पीछे दोषी कौन है, हु इज़ द विक्टिम, और उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में लीगल किसी भी तरह की उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी लीगल एक्शन
कोर्ट ले सकता है। इसे ही कंपनी का आवरण या पर्दा उठाना कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। अब बात करेंगे हम लोग कि वो कौन सी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वेल या कंपनी का आवरण पर्दा उठाया जा सकता है। तो इसका अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरली इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, इसको दो भागों में भी बांटा गया है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है अंडर जुडिशियल जजमेंट, न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत। पहली वो परिस्थितियाँ होती हैं जो न्यायिक निर्णयों के तहत होती हैं। इसमें पहला जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकारी राजस्व करों की चोरी रोकने के लिए। सरकार कभी कभी देखती है कि जो टैक्स पेयर है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड को या टैक्सेस की चोरी करता है, या ये कह लिया जाए कि कोर्ट ने कंपनी के इस आवरण को करों की चोरी करने के लिए हटाया है। करों की चोरी करने का सीधा सा मतलब है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू होती है, जैसे टैक्सेस, पेइंग द टैक्सेस, इसको पे ना करना, इसको अवॉइड करना, इसकी चोरी करना। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को हटा सकती है, या ये कहा जाए कि कोर्ट ने कंपनी वेल को करों की चोरी को रोकने के लिए ही हटाया है। इस पर्टिकुलर मामले में जो डिस्प्यूट रहा, जो विवाद सामने आया, वो उसमें करदाता जो था, टैक्स पेयर, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड की अपने इनकम पर जो सरचार्ज लग रहा था, उसकी इनकम पे जो सरचार्ज आ रहा था, उससे बचने के लिए या उसको कम करने के लिए उसने अपनी 4 प्राइवेट कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया। ये जो पहला यहाँ पे हम लोगों ने अंडर जुडिशियल जजमेंट में जो फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट देखा है कि किन कंडीशंस में इस वेल को सरकार हटा सकती है। तो उसमें पहला जो है वो मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकारी राजस्व या कर की चोरी को रोकने के लिए। तो इसमें सर दिनशा मानेक जी पेटिट का एक डिस्प्यूट रहा 1927 मुंबई में, और धारा जो इसकी थी वो धारा थी 371। तो 371 में जो ये डिस्प्यूट था, इसमें टैक्स पेयर इंटरेस्ट और डिविडेंड की अपनी इनकम को, अपनी रेवेन्यू पर लगने वाले सरचार्ज को, या इसको आप कह सकते हैं अधिकर को कम करने के लिए इसने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई और अपने इन्वेस्टमेंट को उन 4 कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिया, और इन कंपनियों ने इंटरेस्ट और डिविडेंड प्राप्त किया। ऐसी कंडीशन में टैक्स पेयर इन कंपनियों से लोन लेता रहता था, और ऐसे लोन को कभी भी रिफंड नहीं किया गया, कभी इनको रिडीम नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में टैक्स पेयर की जो इनकम थी वो 4 की 4 कंपनियों में बंट गई, या ये कहा जाए कि उसने जो अपनी 4 कंपनियों को इस्टेब्लिश किया, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टमेंट में उन 4 कंपनियों को ये डिविडेंड और शेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो भी टैक्स पेयर था, जो भी ऋण लेता था, वो कभी भी इस तरह के लोन्स को रिफ़ंड नहीं करता था, इनको रिडीम नहीं करता था। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम थी वो 4 कंपनियों में बट गई, और जो टैक्स लायबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में देखा गया कि कंपनी तो ऑलरेडी कोई ट्रेड कर नहीं रही थी, किसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, कोई व्यापार नहीं कर रही थी, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन कराने के कारण, रजिस्टर्ड होने के कारण ये कंपनियां
जो स्थापित की गई थी, जो इस्टेब्लिश की गई थी, इंटरेस्ट और डिविडेंड को एक्वायर करते हुए, इसको प्राप्त करते हुए प्रीटेंडेंट लोन या इसको कहिए कल्पित ऋण के फॉर्म में टैक्स पेयर को देने के लिए बनाई गई थी। ओवरऑल यहाँ पर ट्रेडिंग मैटर से कंपनियों को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, सिर्फ कंपनी को इस्टेब्लिश करने के पीछे अपने सरचार्ज को या टैक्स लायबिलिटी को कम करना था। तो ऐसी कंडीशन में जब इस पे गवर्नमेंट, जब इस पर कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया और यहाँ पर ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कैरेक्टर था ये अपने आप इसको हटाया गया और इस पे फिर कोर्ट का डिसीजन आया। दूसरा जो पर्टिकुलर कॉज हो सकता है, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पे है, वो बी पॉइंट है आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। बी पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कपट या अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए। यदि कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का यदि मिसयूज़ हो रहा है और ये अदर पार्टीज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को या सदस्यों को कहा जाए या एक्सटर्नल्स को, बाहरी व्यक्तियों को धोखा दे रही है, या इसको कहा जाए अपने वैधानिक दायित्व से बचने के लिए यदि इसका इस्तेमाल कर रही है, तो कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल कंपनी के आवरण को, इसके वेल को हटाकर दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकता है, वो उसको सजा दे सकता है। यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगी। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट का मतलब सीधा सा है कि यदि कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टर को मिसयूज़ करते हुए एक्सटर्नल के साथ में फ्रॉड किया जा रहा है या इम्प्रॉपर कंडक्ट की कंडीशन देखने में आ रही है, तो ऐसी भी स्थिति में कोर्ट वेल को हटा के सेपरेट लीगल एंटिटी के कैरेक्टर को हटाते हुए जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो विक्टिम है, जिसने फ्रॉड किया है, उसको, उसके ऊपर मुकदमा चला सकती है, उसको दंडित कर सकती है कोर्ट। तीसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है थर्ड, इसको हम लोग सी कहेंगे। सी जो पॉइंट है ये है टू डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है जब कंपनी का मैनेजमेंट उन व्यक्तियों के पास में हो जो टू डिटरमाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की मानहानि का निर्धारण करने के लिए, जहां कंपनी के विल का मिसयूज कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानहानि से बचने के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल कंपनी के आवरण को हटा सकती है। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी के इस वेल का इस्तेमाल, इसका मिसयूज़ कंपनी की मानहानि से बचने के लिए यदि किया जा रहा है, तो वहाँ पर कंपनी इस आवरण को हटा सकती है और जो दोषी व्यक्ति होगा, जो विक्टिम होगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसके विरुद्ध लीगल एक्शन ले सकती है। तो ये भी एक कारण होता है कंपनी का, या ये भी एक वो कंडीशंस होती हैं जब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के कैरेक्टर को किनारे रखते हुए इसका दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की तकनीकी सक्षमता का निर्धारण करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ द कंपनी।
जिस तरह से कंपनी का दुश्मन चरित्र निर्धारण करने के लिए, दुश्मन चरित्र निर्धारण का मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, टू डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जिस तरह से हम लोग एनिमी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए जांच कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहा है, कंपनी की बागडोर संभाल रहा है, लेकिन वो एनिमी कंट्री में रह रहा है, वो किसी शत्रु देश में रह रहा है, तो कंपनी इस कंडीशन में कोर्ट एविल को, कॉरपोरेट एविल को हटाते हुए, उस आवरण को हटाते हुए संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई कर सकती है। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से कंपनी की तकनीकी सक्षमता की घोषणा करने के लिए भी या टेक्निकल कॉम्पिटेंस को सामने लाने के लिए भी कोर्ट या कंपनी ट्रिब्यूनल कंपनी के इस कॉरपोरेट वेल को हटा सकती है, और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। इसमें जो केस था वो न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस मामले में न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड, ये वाले पॉइंट में जो हम केस पे बात कर रहे हैं, इस मामले में न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड का जो टेंडर था टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए, टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ने इस आधार पर रद्द कर दी कि वादी के पास आवश्यक तकनीकी क्षमता नहीं थी। तो वादी जो कंपनी थी उसने फेमस जो भी फॉरेन कोलैबोरेशन कंपनी थी, जिसके साथ ये फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे थे, जॉइंट वेंचर कंपनी थी। कंपनी की दलील थी कि बेशक भारतीय कंपनी के पास इसेंशियल टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं थी, परंतु उसका चूँकि फॉरेन कोलैबोरेशन था, वो जॉइंट वेंचर के तहत किसी अदर कंपनी के साथ में कोलैबोरेट होकर काम करना चाह रही थी, और उस दूसरी कंपनी जो फॉरेन कंपनी थी उसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस था, या जो फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ, जो विदेशी सहयोग के तहत में जो जॉइंट वेंचर किया जा रहा था, संयुक्त उपक्रम की बात कही जा रही थी, उसमें संयुक्त उपक्रम कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी के पास सभी इसेंशियल टेक्निकल कॉम्पिटेंस थे। तो हाई कोर्ट ने इस अपील को रद्द कर दिया, इसको रिफ्यूज़ कर दिया, और अपील दायर करने पर जो हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया वो ये था कि कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का डिटर्मिनेशन करने के लिए कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है, और इसकी सहयोगी कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी पर भी विचार किया जाएगा, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। चूँकि जो सहयोगी कंपनी थी उसके पास सारी क्षमता थी, या वो टेक्निकली कॉम्पिटेंस के मामले में सारे नॉर्म्स को पूरा कर रही थी, तो ऐसी कंडीशन में उस टेंडर को स्वीकार करना अनुचित और अविवेकपूर्ण था, या ये कहा जाए कि वो कहीं से भी रैशनल नहीं था, और इसको देखते हुए कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.